बहुत से लड़का जो होता है सब देखेगा कि सब की अगल बगल में लड़की हैं, सब ना अगल बगल में लड़की हैं सब, देखेगा हमरे देख रही है, दाएं ले ट्यूबलाइट फोड़ दिया। अरे बकलोल कहीं का, ये लाइन मारने के सिलेबस में ही नहीं है कि तुमको ट्यूबलाइट फोड़ना है। दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, ये सब है ही नहीं है, इस सब के सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में है कि टाइम दीजिए और उसके आगे आप टैलेंटेड रहिए। अब किसी भी चीज़ में टैलेंटेड रहिए। लड़की मार धार वाला लड़का नहीं खोजती है सर, शालीन खोजती है सर। अगर दो मारियो दिया है तो फिर शांति से चला जाए, वो कोई बात नहीं, चला जाए। उसको देखती तो इमोशनल, ओ माय गॉड कितना अच्छा है। वो पिटाने वाला लड़का खोजती हैं सब, पीटने वाला नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि सोचती हैं इसको दो लड़का पीटा और दो लड़का पीट कर चला गया, ये बंदा कुछ भी नहीं बोला। अगर इससे शादी हो जाए तो किचन में दे बेलना, दे चौकी, दे लात, दे मुक्का मारेंगे, हमको भी कुछ नहीं बोलेगा। ये मेरा जीवन साथी बहुत अच्छा बनेगा। तो ऐसे सीना पे मरकरी फोड़ेगा, दूसरे को मारेगा उसको दिखाने के लिए, तो तुमको नहीं पसंद करेगी। साला एकरा से बिया हो जाएगा, इसे हमारा किचन में दौड़ा दौड़ा मारेगा। समझ में आ रहा है? सिलेबस नहीं पता है तुम लोग को, तो कहाँ सक्सेस होगा रे तुम लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बाबू। इससे पहले वाले क्लास में आपको प्रतिरोध के बारे में बताए थे। अब इस क्लास में आपको संधारित्र के बारे में बताएंगे। संधारित्र के बाद किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम के बाद नियम, इसके बाद से बल्ब, मरकरी, ट्यूबलाइट, प्रेस, फ्यूज तार। जब ये हो जाएगा तब ट्रांसफार्मर, और जब ट्रांसफार्मर होगा तब एसी करंट और डीसी करंट, और डीसी करंट के बाद आपका पढ़ाएंगे सेल और बैटरी। तब होगा इलेक्ट्रिक खत्म, उसके बाद मैग्नेट। स्टार्ट करते हैं लोग। कैपेसिटर, देखिए भैया संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज को रोक कर रखता है और अचानक छोड़ देता है। चार्ज को रोक के रखता है और अचानक छोड़ देता है, उसे हम कहते हैं संधारित्र या कैपेसिटर। संधारित्र या कैपेसिटर ऐसे देखेंगे ना, कैपेसिटर होता है इस टाइप का, पंखा उंखा में लगा रहता है कैपेसिटर। तो संधारित्र या कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे आप करंट को फ्लो कराएंगे तो करंट को वो रोक के रखेगा, और जितना करंट है उसको अचानक हचाक से छोड़ देता है, उसी को कहते हैं कैपेसिटर। उसे क्या कहेंगे भैया? कैपेसिटर कहेंगे। देख लीजिए, ये अलग अलग साइज के कैपेसिटर हैं, अलग अलग डिजाइन के कैपेसिटर हैं। आप इन्हें अक्सर देखे होंगे, ये बिजली के सामान वगैरह में आप इन्हें अक्सर देखे होंगे। ये संधारित्र होते हैं, इसमें से दो ठो हेड निकला रहता है, दो पैर इनके रहते हैं। इनका काम क्या होता है भैया? ये करंट को क्या करते हैं? ये एक तरह के बैटरी हैं। कैपेसिटर क्या है? एक तरह का सेल या बैटरी का ही है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जो सेल होता है ना बाबू, वो करंट को रुक रुक कर छोड़ता है। ये जो सेल दिख रहे हैं, ये सेल करंट को रुक रुक के छोड़ेगा। ये भी चार्ज होता है और चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इसे भी चार्ज किया जाता है इलेक्ट्रिक से, और ये भी अपने अंदर करंट रोक लेता है। और जब रिक्वायरमेंट होती है तो धीरे धीरे छोड़ते रहता है, कंटिन्यूअस धीरे धीरे छोड़ते रहेगा। 2-3 घंटा जितनी इसकी कैपेसिटी है छोड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे बंद होगा। लेकिन ये ससुरा ऐसा नहीं करता है। ये क्या करे? करंट को रोकेगा, हचाक से छोड़ देता है, 1 सेकंड में सब खत्म, हचाक से छोड़ देता है। ये बताइए तो, अगर बैटरी से करंट मारे और कैपेसिटर से लगा के मारे, कौन तगड़ा मारेगा? कौन तगड़ा मारेगा? ये बताइए। कैपेसिटर मारता है। क्या मारता है? कैपेसिटर। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, अलग अलग डिजाइन के कैपेसिटर है। कभी कभी कोई चीज जो होता है ना, उसमें अचानक करंट की जरूरत होती है तो कैपेसिटर लगाया जाता है। पंखा जो देखे ना, पंखा कंडेंसर, तो जो हम लोग सप्लाई देते हैं घरों में ना, ये सप्लाई से पंखा नाचेगा ही नहीं, इतना कम होता है। वो जो कैपेसिटर लगा देते हैं ना, इतना बड़ा देखे होंगे पंखा में, इस तरह से कंडेंसर वो लगा देते हैं। वो क्या करता है? वो जैसे आप करंट को देते हैं तो जब पंखा चालू रहता है पहले से तो स्टोर करके रख लिया रहता है। जैसे आप उसको क्या करते हैं? ऑन करते हैं, तो करंट को क्या करता है? रोके रखता है। जैसे मान के चलिए आज आपने पंखा चलाया तो आज तो उसने स्टोर कर दिया, आपने पंखा को बंद कर दिया या लाइट चली गई, तो जो उसमें पहले से करंट उसी को होके जा रहा था वो स्टोर करके रखा है। जैसे ऑन कीजिएगा ना, तो जितना वो रोका है वो पंखवा को हचाक से दे देगा, इसलिए पंखवा खट 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 नचने लगता है। जब नचना चालू कर दिया, एक बार जब नचना चालू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद नच जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? नच जाएगा। जैसे कोई ट्रक खड़ी है, कोई ट्रक खड़ी है, उसको आप ढकेल नहीं पाएंगे।
तो उसके लिए आपको कितनी जरूरत पड़ेगी? 20-25 आदमी की जरूरत पड़ेगी। अब 20-25 आदमी मिलके ट्रक को ढलकाएंगे, हम लगा के हई चा, दम लगा के हई चा। और एक बार जब ट्रक डगर गया तो 25 में से 20 आदमी को हटा भी देंगे ना, तो 5 ही आदमी उसको डगरा के लेके चले जाते हैं। तो जब कभी भी करंट की रिकरिंग जरूरत पड़ती है कंटिन्यूअस, तो बैटरी, और करंट की जब हाचाक से जरूरत पड़ती है, तो सडन रिक्वायरमेंट ऑफ करंट अगर हमको चाहिए हाचाक से, तो हम किसको लगाते हैं? कैपेसिटर को लगाते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है खास, बस यही है। दोनों का काम समझ में आ गया? चलिए अब मेरी ओर से ध्यान से समझिए, मेरी ओर ध्यान से समझेंगे लोग। कैपेसिटर जो होता है ये करंट को अचानक क्या कर देता है? छोड़ देता है। हाई पावर के करंट को छोड़ता है। यहाँ पे अचानक, जैसे कैमरा जो होता है उसका फ्लैश लाइट, ये वाला कैमरा नहीं, पहले एक कैमरा आता था उसमें 1 सेकंड के लिए लाइट जलती थी, फ्लैश लाइट। देखे, मैग्नीशियम होता है उसमें, तो कैमरे की जो फ्लैश लाइट होती थी 1 सेकंड के लिए जलती थी, तो कचाक से मारता है, खिचिक, पूरा लाइट जल जाता है। तो उसमें क्या लगा रहता है? कैपेसिटर। अब ये नहीं लगेगा, छोटा साइज का कैपेसिटर लगता था। कई साइज के ससुरे कैपेसिटर आते हैं। तो जहाँ कहीं भी अचानक जरूरत रहता है तो उसमें क्या लगाते हैं लोग? कैपेसिटर लगाया जाता है। इससे करंट बहुत तगड़ा मारता है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक सप्लाई नहीं दे सकता है। करंट ज़्यादा देर तक सप्लाई नहीं दे सकता है। ये कितना करंट सोखेगा, कितना करंट सोख सकता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है Q बराबर C इंटू वी। Q बराबर C इंटू वी। Q क्या है भैया? आवेश है। Q क्या है? आवेश है। C क्या है? धारिता है। कितने फैराडे का है? धारिता है। इसकी वैल्यू दी रहेगी कैपेसिटर का। अब V क्या है? वोल्ट है। V क्या है? वोल्ट है। Q बराबर क्या हो गया भैया? C भी। जैसे हम कह देंगे, कह देते हैं कि 2 फैराडे की का संधारित्र, 2 फैराडे के संधारित्र से 440 वोल्ट का करंट जाता है। कितने वोल्ट का है? 440 वोल्ट का करंट जाता है। तो बताइए वो कितने आवेश को रखेगा अपने पास? कितने आवेश को रख सकता है? तो भैया Q बराबर क्या होता है? C इंटू वी। धारिता यानी कैपेसिटी इसकी कितनी है? 2 फैराडे। हालांकि एग्जाम में माइक्रो फैराडे देगा तो माइनस कर दीजिएगा 10 की पावर 6। वोल्टेज कितना है? 440। बताइए भाई कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 880 माइक्रो फैराडे करना पड़ेगा। अब माइक्रो फैराडे दिया रहेगा तो माइक्रो फैराडे करेगा तो फैराडे में करेंगे। इसको जोड़ने का जो तरीका होता है कैपेसिटर को, ये प्रतिरोध का ठीक उल्टा जुड़ता है। जैसे मान के चलिए यहाँ एक फैराडे दे दिया, ये इसे कैपेसिटर को बैटरी की तरह ही दिखाते हैं, लेकिन बैटरी में एक ऊंचा नीचा होता है, मतलब ज्यादा थोड़ा थोड़ा बैटरी देता है। ये ससुरा क्यों हाचाक से दे देता है, इसलिए इसे बराबर रख देता है। जब कभी भी ये सीरीज में दिखाई दे, जब कभी भी कैसे दिखाई दे? सीरीज में दिखाई दे, तो ये ससुरा उल्टा जुड़ता है प्रतिरोध की। प्रतिरोध से कैसे जुड़ जाता है? उल्टा जुड़ जाता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ ये दे दिया 8, यहाँ भी दे दिया 8, यहाँ भी दे दिया 8। अगर ये प्रतिरोध रहता तो 24 हो जाता, अगर ये रेजिस्टेंस रहता तो 24 हो जाता। लेकिन सीरीज में इसके जोड़ने का तरीका ही अलग होता है। 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, सो 1 आगे चलते रहेगा। तो ये सीरीज में जब जोड़ेंगे ना इसे, तो ये प्रतिरोध से ठीक उल्टा जुड़ता है। प्रतिरोध से कैसा जुड़ता है? ठीक उल्टा जुड़ता है। तो देखिए 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, टोटल एलसीएम कितने हो गए? 8 हो गए। टोटल एलसीएम 8। 1 2 3 4 काटेंगे तो 1/2 सीधा करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि ये 1/C की वैल्यू है। कितना आएगा? 2। तो अब जो यूनिट दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ माइक्रो फैराडे दिया है तो 2 माइक्रो फैराडे, यानी इतना ज़्यादा लगाने से बेहतर है एक ही कैपेसिटर लगा दीजिए, 2 माइक्रो फैराडे का लगा दीजिए, 2 माइक्रो फैराडे का लगा दीजिए। ये प्रतिरोध का ठीक उल्टा होता है। चलिए ये समझ में आ गया। और वही अगर पैरेलल है तो ये ससुरा सीरीज की तरह जुड़ता है। अगर ये कैसा है? पैरेलल है। जैसे मान के चलिए यहाँ अगर इसे जोड़ना है, अब इन्हें कैसे जोड़िएगा भैया? मान के चलिए सब के सब 3 माइक्रो फैराडे के,
सब के सब कैसे हैं, 3 माइक्रोफैराडे के। तो इसमें नियम कहता है कि अगर ये पैरेलल में रहते हैं तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये कंटिन्यूअस इस तरह से जुड़ जाएंगे, कंटिन्यूअस इस तरह से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब ये कंटिन्यूअस जुड़ जाते हैं इस तरह से, तो जोड़िए इसमें कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू 9 माइक्रोफैराडे। 9 माइक्रोफैराडे, कितने माइक्रोफैराडे भाई, 9 माइक्रोफैराडे। 9 माइक्रोफैराडे, किसी को कोई दिक्कत है, 9 माइक्रोफैराडे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या देखते हैं। ये इस पे अब थ्योरी पूछता है, कहेगा कि कोई कैपेसिटर है, इसके प्लेटों की दूरी बढ़ा देंगे तो इसके आवेश धारण की क्षमता बढ़ेगी कि घटेगी, या फिर पूछेगा कि इस प्लेट, जो ये प्लेट है, इनकी ऊंचाई घटा देंगे तो अब क्या प्रभाव पड़ेगा। अलग अलग टाइप से आपको क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा अलग अलग टाइप से, और आपको अलग अलग बताना पड़ेगा भाई। किसी को दिक्कत। दूसरा पूछ देता है अगर इसमें कोई प्लेट रख दिया ऐसे तब क्या होगा। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। इसका आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो है जिसमें ट्रिक के हिसाब से याद है, तो ये क्लास खत्म होने के बाद वो हम रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे। अब किरचॉफ का नियम समझिए। किरचॉफ ने क्या कहा था, किरचॉफ ने कहा था, ये कुणाल सर क्या बैच में एएलपी की तैयारी वाले पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं एएलपी की तैयारी कर रहा हूँ। भाई देखिए, एएलपी की तैयारी में थ्योरी कुछ नहीं बदलता है। एएलपी वाले में बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आगे बढ़ जाता है, कोई चेंजिंग नहीं आएंगे। एएलपी में सेम रहता है, बस उसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल चेंज आता है, थोड़ा सा एएलपी टेक्नीशियन टाइप का हो जाता है, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेंगे, काम खत्म। एएलपी करना है तो ये थ्योरी कर लीजिए, न्यूमेरिकल की जो बुक निकली है मेरी, आप उसे बना दीजिए, और ये केमिस्ट्री। तो इसका हम आपको एक बहुत शॉर्टकट ट्रिक रिकॉर्डेड है, उसे दे देंगे। अब हम लोग आते हैं किरचॉफ के नियम पे। किरचॉफ ने 2 नियम दिया था। किरचॉफ ने ये कहा था कि अगर कोई सर्किट है, जैसे मान के चलिए ये सर्किट है, ये सर्किट बंद है, यहाँ पे कोई प्रतिरोध है, एक यहाँ पे प्रतिरोध है, ये R है, मान के चलिए ये R1 है, ये R2 है। तो इसमें धारा जो जा रही है, I जो जा रही है I, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो धारा एवं संगत प्रतिरोध होता है, इनका गुणनफल सदैव क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब देखिए ध्यान से, जो धारा इसमें जाएगी और जो धारा इसमें जाएगी, देखिए ध्यान से, मान के चलिए इसमें धारा गई I1, इसका प्रतिरोध था I, इसमें धारा गई I2, इसका प्रतिरोध है R2। तो इन्होंने क्या था, धारा एवं संगत प्रतिरोध, यानी I1 R1 संगत प्रतिरोध, धारा एवं संगत प्रतिरोध का गुणनफल सदैव क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जितना इसमें इसका गुणा करेंगे उतने आ जाएगा आपका किसमें, I2 और R1 R2 में। मतलब देखिए, अगर इसमें धारा ज़्यादा गई है तो इसमें प्रतिरोध कम होगा, गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। जितना इसमें कम धारा, इसमें ज़्यादा धारा जाएगी तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। यानी ये किरचॉफ ने दिया था, ये फर्स्ट लॉ था। इसका इम्प्लीमेंट न्यूमेरिकल में करेंगे हम लोग। इसका इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे, न्यूमेरिकल में करेंगे। तो इसको अभी यहाँ रखते हैं। मेन जो आता है किरचॉफ लॉ में, अभी ध्यान दीजिए, देखिए इसका 3 चीज़ का न्यूमेरिकल एक साथ आता है। एक पावर का आता है, ट्रांसफार्मर का आता है, और कुल इसका कौन है, ओम्स लॉ का। ये तीनों आपस में जुड़ के बनते हैं सब, इसलिए उन सबको आपस में बनाना पड़ता है। और पीछे जो न्यूमेरिकल बताए थे, जिसमें हम आपको बताए थे कूलाम का लॉ बताए थे, विभवांतर पोटेंशियल, ये सब बताए थे, वो एक साइड में बनते हैं, ये एक साइड में बनते हैं। यहाँ आप देखिए किरचॉफ का सेकेंड लॉ, ये फर्स्ट लॉ जो था, ये हम लोग इसको जब ओम का नियम अभी पढ़ेंगे तो मैच करके उसका न्यूमेरिकल बनाएंगे लोग। किरचॉफ ने जो दूसरा नियम दिया था जो मैच नहीं करता है, उन्होंने कहा था कि अगर किसी वायर से करंट जा रहा है और यहाँ पे कोई जंक्शन है, क्या है, कोई जंक्शन है, इस पे कई सारे करंट आ रहे हैं, कुछ करंट आ भी रहे हैं, यहाँ से कुछ करंट जा भी रहे हैं। ये एक जंक्शन पॉइंट है, क्या है, जंक्शन पॉइंट है। कुछ करंट आ रहे हैं, कुछ करंट जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा था कि जंक्शन पॉइंट पर जो करंट होगा वो एकदम जीरो होगा, जंक्शन पॉइंट पर करंट होगा वो जीरो होगा। ये सेकंड लॉ किरचॉफ ने, किरचॉफ का सेकंड लॉ यहाँ देख लेंगे। फर्स्ट लॉ बताए जब ओम पढ़ाएंगे तो उसके साथ बताएंगे। किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है कि जंक्शन पॉइंट पर करंट जीरो होगा। अब आप बताइए जंक्शन पॉइंट पर करंट जीरो कैसे होगा। इसका मतलब यही हुआ कि जंक्शन पॉइंट पर अगर करंट जीरो है, जहाँ मिल रहा है जंक्शन पॉइंट,
जंक्शन पॉइंट पर करंट क्या होता है, करंट जीरो हो जाता है। ये जीरो होगा कैसे, तो इसके लिए एक शर्त है कि जितना करंट आएगा यानी आने वाली धारा बराबर हो जाए जाने वाली धारा, यानी जितना करंट आएगा उतना करंट अगर वापस चला जाएगा तो यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल ये दे देते हैं कि ये 3 एम्पियर का करंट है, ये 5 एम्पियर का करंट है, ये पता ही नहीं है कितने एम्पियर का करंट है, ये 9 एम्पियर का करंट है, ये 1 एम्पियर का करंट है। आप बताइए इसमें कितना करंट जाना चाहिए, इसमें कितना करंट जाना चाहिए आप बताइए किरचॉफ्स लॉ पर। देखिए आने वाली धारा बराबर होती है जाने वाली धारा, कितनी धारा आ रही है भाई उतनी ही धारा जाएगी। देखिए आने वाली धारा कितनी है, 1 एम्पियर आ रही है और 9 एम्पियर आ रही है, तो 9 1 इधर 9 1 कितनी धारा हो गई आने वाली, 9 1 10 धारा आ रही है, बराबर जाने वाली 3 चला गया 5 चला गया यानी 8 चला गया, प्लस ये भी चला गया, पता ही नहीं है एक्स कितना चला गया। कितनी एम्पियर आई भैया 2 एम्पियर, कितना एम्पियर आ रहा है, एक्स बराबर 2 एम्पियर। इसको इधर भेज दीजिए, 10 में से 8 गया 2 एम्पियर धारा आ रही, कितने एम्पियर आ रही है 2 एम्पियर। बस यही पूछता है, एक ठो फिगर में से एक ठो गायब कर देगा और पूछेगा बताइए कितने एम्पियर की धारा आएगी, कितने एम्पियर की जाएगी, आपको बताना पड़ेगा, बता देंगे किरचॉफ्स लॉ पे। किसी को दिक्कत है तो बोलो। अब हम लोग को देखना है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में हम लोग को बेसिकली 3-4 चीज़ों को देखना है। एक लाइट से देख लेना है, क्वाइल से देख लेना है, बल्ब देखना है, ट्यूबलाइट और एलईडी बल्ब। तो एलईडी बल्ब आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है, क्योंकि उसमें ना जब डायोड पढ़ाएंगे तब एलईडी समझ में आएगा, उसमें वो सेमीकंडक्टर यूज होता है। तो इसमें एक एलईडी बल्ब पढ़ना, एक मरकरी और एक बल्ब पढ़ना है। दूसरा आपको हीटर पढ़ना है और प्रेस पढ़ना है, हीटर और प्रेस। तीसरा जो हो जाता है वो फ्यूज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बल्ब देखते हैं। क्या देखते हैं भैया, बल्ब जो है इसमें अगर आप ध्यान से समझेंगे तो नीचे इसका एक होल्डर होता है। बल्ब में नीचे क्या होंगे भैया, एक होल्डर हो जाएंगे। इसमें आपको एक तो इसे उठा देगा ताकि ये जाके करंट सप्लाई पे जुड़ जाए। अब एसी करंट उसे कहते हैं जिसमें प्लस माइनस नहीं होता है, और डीसी करंट उसे बोलते हैं जिसमें ससुरा प्लस माइनस बनल रहता है। एसी में प्लस माइनस नहीं रहता है, कोनों का कोनों खोस दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता एसी में। अब ये इसका फिलामेंट हो जाता है, ये क्या हो गया इसका फिलामेंट, क्या हो गया भैया फिलामेंट। अब ये फिलामेंट हो गया, अब इसको जलाइएगा ना तो जलने लगेगा बल्ब, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी जलाएंगे तो जलेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे ये फिलामेंट जलेगा ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और यहाँ हवा आएगी ना तो उससे रिएक्शन करके जल उल के ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इसको घेर के ना चारों ओर से इसके एगो शीशा लगा दिया जाता है, घेर के चारों ओर से क्या कर दिया जाता है, शीशा लगा दिया जाता है। अब इसमें जो ये फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है, जो लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को झेल जाता है और जलता नहीं है, मतलब पिघलता नहीं है। तो इसका बताइए फिलामेंट कौन सा होगा भैया, तंतु। ये जो बल्ब है, इस बल्ब में 2 ही क्वेश्चन पूछता है कि भैया इस बल्ब का जो तंतु होता है, तंतु यानी फिलामेंट, तो इस बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो W फॉर टंगस्टन का बना होता है। ये कितने टेम्परेचर झेल जाते हैं सर, 3700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर झेल जाएगा। लेकिन अगर हम इसे खुला छोड़ देंगे तो इसका ऑक्सीडेशन होकर ये खराब हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 तरह से करते हैं, या तो इसमें वैक्यूम बना देते हैं या पूरी हवा निकाल देते हैं। वैक्यूम यानी निर्वात बना देंगे, वैक्यूम बना देंगे, और नहीं तो इसमें हम 85% डाल देते हैं हम लोग आर्गन। कौन सी गैस होती है विद्युत बल्ब में, बताइए आर्गन होगी या नियान होगी, हीलियम होगी, ये बताइए। विद्युत बल्ब में हीलियम होगी या आर्गन होगी, विद्युत बल्ब में हीलियम या आर्गन, ये बताइए। देखिए
अब ध्यान से समझिए, आधा आर्गन आधा हीलियम बता रहे हैं। ये बल्ब जो होंगे भाई, इसमें जो होता है पहले हीलियम होता था, लेकिन अभी क्या होता है भैया, आर्गन लगभग 85%, और 15% जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। 15% क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। आर्गन का यूज अभी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ट्यूबलाइट में भी मरकरी और आर्गन का ही प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में भी मरकरी और आर्गन का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये टंगस्टन है। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, ये बल्ब कब चमकता है ज़्यादा? तो देखिए, बल्ब की जो लाइट होती है, लाइट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके प्रतिरोध की। किसकी? प्रतिरोध की। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही ज़्यादा चमकेगा। जितने ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही ज़्यादा चमकेगा। तो प्रतिरोध बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, लंबाई बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, लंबाई को बढ़ा देते हैं, क्योंकि आप फॉर्मूला पढ़े हैं R बराबर रो L बाई ए, यानी जितना ज़्यादा लंबाई बढ़ाइएगा प्रतिरोध उतना ही बढ़ जाएगा। अब एक बात बताइए, अब समझ में आया कि इसको स्प्रिंग की तरह लपेट क्यों देता है? इतना बड़ा तार को लंबाई ज़्यादा रखिएगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, इतना बड़ा तार को बल्ब बनाएगा तो छाता हो जाएगा, इसलिए उसको घुमा घुमा के क्या कर देता है, ऐंठ देता है। घुमा घुमा के क्या कर देता है, ऐंठ देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम आपको एक प्रतिरोध बताएं। एक और बल्ब देखे होंगे, उसमें ससुरा में इससे ज़्यादा चमकता है। वो क्या करते हैं सर बल्बों में, जो ऐसा इसका प्लेटफॉर्म होता है ये इस टाइप का, तो इसको तीन भाग में कर देता है, तब इस पे लपेटता है। इस ससुरा और खतरनाक चमकेगा, ये और लंबा है, तो उसको 3 गो ऊ दिया है, बल्ब लग जा। अब बल्ब लग रहा है, तो ये क्यों ऐसा रहता है सब, ये आप समझ में आ गया बल्ब को? बल्ब समझ में आ गया? क्या चीज़ रहता है, टंगस्टन, और या तो पूरी तरह से निर्वात, नहीं तो 85 आर्गन और 15% नाइट्रोजन। अब कभी कभी एग्जाम में दे देता है 93% आर्गन और महज 7% नाइट्रोजन। तो ये ऑप्शन के हिसाब से वेरी कर जाएंगे, फिर दूसरा कोई ऑप्शन उस तरह से करीब में नहीं रहेगा। हालांकि 85 और 15 ही रेशियो रहता है। अब हम लोग समझते हैं बिजली का, ये तो हम लोग देख लिए लोग बल्ब को, लेकिन अच्छी रोशनी के लिए या वाइट रोशनी के लिए हम लोग ट्यूबलाइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भैया? ट्यूबलाइट का। किसका प्रयोग होगा? ट्यूबलाइट का। जिसका एग्जाम के टाइम पे कोविड पॉजिटिव होगा उसका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर लास्ट में उनके लिए एक डेट निकाला जाएगा कोरोना स्पेशल, उसमें सब लोग जाएंगे लोग एग्जाम देने। ठीक है, तो जिनका कोविड है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि कोविड लेके, बीमारी लेके चले जाए एग्जाम देने, कहेंगे हमको तो हो ही गया, दूसरे को भी बांट आते हैं। अब यहाँ देखिए ट्यूबलाइट देखते हैं। जो ट्यूबलाइट बनाई जाती है, इस दोनों ट्यूबलाइट के इस साइड में टर्मिनल होते हैं। क्या होता है भैया? टर्मिनल होते हैं, और इस टर्मिनल से हमको यहाँ पे टंगस्टन जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ देते हैं? टंगस्टन। जैसे उसमें टंगस्टन जोड़े थे वैसे ही इसमें भी क्या जोड़ना रहता है? टंगस्टन। इसमें भी जोड़ना रहता है, दोनों में टंगस्टन जोड़ना है। अब भैया लाइट किस पे जाती है? टंगस्टन पे ही जाती है। दोनों सिरे पे क्या रहेगा? तार रहेगा। किस चीज़ का? टंगस्टन का रहेगा। अब इसमें टंगस्टन की लाइट जला देंगे तो इसे थोड़ा अजीब टाइप का रोशनी देने लगेगा, इसलिए इसमें बेरियम पेरोक्साइड लगा दिया जाता है। करंट तो हम लोग यहीं से देते हैं, इसके आगे एक परत लगानी है। किस चीज़ की? तो बेरियम पेरोक्साइड की। किस चीज़ की परत है भैया? बेरियम पेरोक्साइड की। बेरियम पेरोक्साइड। अब यहाँ देख लीजिए, ये है आपका बेरियम पेरोक्साइड। बेरियम पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड लगा देते हैं, और उसके जस्ट पीछे जो होता है वो होता है टंगस्टन। ये बल्ब वाला ही फॉर्मूला है। लाइट कौन करता है? टंगस्टन करता है। लाइट कौन करता है? टंगस्टन करता है। अब ये बेरियम पेरोक्साइड क्यों लगाया गया है? तो भैया बेरियम पेरोक्साइड जो होता है ये यूवी किरणों को छोड़ देता है। कौन सी किरणों को? यूवी किरण को। जो अल्ट्रा वायलेट किरण छोड़ देता है, इसे जो तो अल्ट्रा वायलेट किरण कैंसर कर देगा। यहाँ पर यूवी किरण उत्पन्न करेगा, ससुरा कैंसर उत्पन्न कर देगा। अभी बताइए ना भैया, ये कैंसर उत्पन्न करने वाला उपाय कर दिया है। दोनों ओर से क्या निकल रहा है? कैंसर का स्रोत निकल गया। यहाँ पर क्या हो गया भैया? कैंसर का स्रोत निकल गया। तो इसी को हम लोग वापस लाइट में, हाई फ्रीक्वेंसी लाइट में बदलने के लिए हम लोगों ने एक दूसरा तरीका अपनाया। इसके बीच में भर देते हैं पारा,
Hg पारा, या इसमें भर देते हैं आर्गन गैस, पारा या आर्गन गैस। जब इसमें यूवी किरणें पारा या आर्गन से टकराती हैं तो बहुत ही सुंदर और मधुर रोशनी में निकल जाती हैं, व्हाइट कलर की एकदम बेहतरीन और हाई पावर की रोशनी में बिखरती हैं चारों ओर, हाई पावर की रोशनी में बिखर जाती हैं चारों ओर। और इनके बाहर एक लेप लगा दिया जाता है व्हाइट कलर का, जिससे कि इनकी रोशनी बिल्कुल व्हाइट दिखने लगे। इसलिए ट्यूबलाइट फोड़ के अंदर वाई से काछिएगा ना तो सफ़ेद सफ़ेद व्हाइट निकलता है। तो ये सिद्धांत हो जाता है भैया किसका, मरकरी का। मरकरी में जो लाइट सप्लाई दी जाती है वो टंगस्टन को, जलता टंगस्टन ही है, इसके जानबूझ के आगे क्या लगा दिया जाता है, बेरियम परऑक्साइड। ये बेरियम परऑक्साइड क्या उत्पन्न करता है, यूवी किरण। ये यूवी किरण हमारे लिए खतरनाक होती है, इसलिए इसके अंदर क्या रख दिया जाता है, मरकरी और या आर्गन रख दिया जाता है। आर्गन या मरकरी से टकरा के ये किस में बदल जाती हैं, प्रकाश में बदल जाती हैं, और हमें क्या देने लगती हैं, खूब बेहतरीन प्रकाश देती हैं। खूब बेहतरीन क्या देती हैं, प्रकाश देती हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ट्यूबलाइट के अंदर किसका प्रयोग होता है, तो आर्गन का। 10% आर्गन होता है, 15%, और पारा ज़्यादा होता है। Hg क्या होता है, ज़्यादा, मतलब Hg और इनका मिश्रण होते हैं सब। ये कौन सी किरण इसके अंदर बनती है, तो यूवी किरण बनती है। कौन सी किरण बनती है, यूवी किरण बनती है। या लेप किस चीज़ का लगाया जाता है, बेरियम परऑक्साइड। किसका लेप लगाएगा भैया, बहुत लोग ट्यूबलाइट सीने पे फोड़ देते हैं। हाँ, बहुत से लड़का जो होता है सब देखेगा कि सब की अगल बगल में लड़की हैं सब ना, अगल बगल में लड़की हैं सब, देखेगा हमरे देख रही है, दाएं ले ट्यूबलाइट फोड़ दिया। अरे बकलोल कहीं का, ये लाइन मारने के सिलेबस में ही नहीं है कि तुमको ट्यूबलाइट फोड़ना है। दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, ये सब है ही नहीं है, इस सब के सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में है कि टाइम दीजिए और उसके आगे आप टैलेंटेड रहिए। अब किसी भी चीज़ में टैलेंटेड रहिए। लड़की मार धार वाला लड़का नहीं खोजती है सर, शालीन खोजती है सर। अगर 2 मारियो दिया है तो फिर शांति से चला जाए, वो कोई बात नहीं, चला जाए। उसको देखती तो इमोशनल, ओ माय गॉड कितना अच्छा है। वो पिटाने वाला लड़का खोजती हैं सब, पीटने वाला नहीं। जानते हो क्यों, क्योंकि सोचती हैं इसको 2 लड़का पीटा और 2 लड़का पीट कर चला गया, ये बंदा कुछ भी नहीं बोला। अगर इससे शादी हो जाए तो किचन में दे बेलना, दे चौकी, दे लात, दे मुक्का मारेंगे, हमको भी कुछ नहीं बोलेगा। ये मेरा जीवन साथी बहुत अच्छा बनेगा। तो ऐसे सीना पे मरकरी फोड़ेगा, दूसरे को मारेगा उसको दिखाने के लिए, तो तुमको नहीं पसंद करेगी। साला एकरा से बिया हो जाएगा, इसे हमारा किचन में दौड़ा दौड़ा मारेगा। समझ में आ रहा है, सिलेबस नहीं पता है तुम लोग को, तो कहाँ सक्सेस होगा रे तू लोग, पगला कहीं का। टाइम तो कोनो लड़की जगलो नहीं होगी लाइफ में। सब सिलेबस समझ भाई, सिलेबस। इसलिए अगर कोई आपको पीटे तो आप पिटा जाइए, हाथ जोड़ लीजिए, एकदम 2 झापड़ मारे फिर हाथ जोड़ लीजिए, कही ओ माय गॉड यही है हमारे लिए सही, एकरे ब्याह करेंगे और दिन भर कचरेंगे इसको। आगे समझते हैं। एगो कह रहा जी सर आगे से ध्यान रखेंगे। चल इधर समझना यार, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। अब 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछेगा इसको ससुरा ट्यूबलाइट को क्या कहते हैं, प्रकाशिक नलिका, प्रतिदीप्ति नलिका। ससुरा ट्यूबलाइट को प्रतिदीप्त नलिका, ट्यूबलाइट को क्या कहा जाता है भैया, प्रतिदीप्ति नलिका कहा जाता है। ये जब फूटता है तो आवाज करता है, या बल्ब फूटता है तो आवाज करता है। ऐसा क्यों, बल्ब फूटने या ट्यूबलाइट फूटने पर आवाज करता है बम से, ऐसा क्यों, तो याद रखिएगा इसका आवाज यानी साउंड के पीछे कारण क्या है कि जब ये फूटता है तो इसके अंदर हवाएं बहुत कम होती हैं, गैसें बहुत कम होती हैं, और बाहर गैसों की भीड़ लगी है। अचानक फूटता है तो हवाएं धड़ाम से घुसती हैं, तो हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती हैं। बाहर से कहाँ आती हैं, अंदर की ओर। बाहर से अंदर की ओर आने के कारण ये क्या करता है, आवाज करता है। साउंड का मेन कारण यही है, आवाज या साउंड का मेन कारण यही है। किसी को कोई दिक्कत है भैया, डिजिटल ट्यूबलाइट नहीं होता है, वो होता है आपका एलईडी बल्ब होता है। अब एलईडी बल्ब में आर्सेनिक फास्फाइड पढ़ाएंगे हम, वहाँ जब एलईडी पढ़ाएंगे तब, जब हम आपको डायोड बताएंगे कल तब, अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आयरन हीटर क्या होता है। हीटर क्या होता है भैया, खाना वाना बना लिया जाता है हीटर में। हीटर पे खाना कब बनाता है, लड़का तब बनाता है हीटर पे खाना जब उसकी बिजली का बिल उसके मकान मालिक को भरना है।
अगर लड़का जान गया कि हमारा बिजली का बिल मकान मालिक भर रहा है तो ससुरा कंफर्म हीटर पे लगेगा बनाने, कहेगा कि हमारा कौन चीज़ आ रहा है, हीटर पे बनाने लगता है। तो हीटर कुछ नहीं होता, एक सिंपल सी डिवाइस होती है। हीटर कुछ नहीं है भैया, एक सिंपल सी डिवाइस है जिसमें इस तरह से सांचा बना होता है।